मेरा एक दोस्त है। वो फ्यूचर की प्लानिंग तो कमाल की करता था। 5 साल के गोल्स, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट्स सब रेडी था। लेकिन एक छोटी सी चीज़ भूल जाता था। आज का ख्याल रखना। वो अपने बेसिक नीड्स को भी कट करता था, बस फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पर अगर आज की हालात ही बिगड़ गई तो कल का क्या? बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से हालात खराब हो जाते हैं। उससे होता क्या है? तो इनकम गिर जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और उधार लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वैसे ही 1991 में इंडिया भी कुछ ऐसे ही क्राइसिस से गुजर रहा था। सिर्फ 15 दिन का फॉरेन रिजर्व्स बचा था। मतलब सिर्फ 15 दिन तक हम बाहर से माल खरीद सकते थे। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का खर्चा उसकी कमाई से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देश कोलैप्स के एज पर था, और वही बना टर्निंग पॉइंट। और तब शुरू हुआ रिफॉर्म्स का दौर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वेदांत, और आप देख रहे हो क्लास 11th इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3, विच इज़ एलपीजी रिफॉर्म्स, विच इज़ एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी इज़ फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी इज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसने 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी को कम्प्लीटली बदल के रखा। तो चलिए पहले समझते हैं ऐसा क्या हुआ कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। 1991 का क्राइसिस सिर्फ नंबर्स का नहीं था, वो एक वार्निंग थी कि ओल्ड सिस्टम अब काम नहीं कर रही। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने के बाद कंडीशन थी कि अपने इकोनॉमी को ओपन करो, कंट्रोल कम रखो और मार्केट पे भरोसा करो। यही से आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, विच इज़ बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप था लिबरलाइजेशन, यानी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना और बिजनेसेस को फ्रीडम देना। पहले हर छोटी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, प्राइसेस फिक्स किए जाते थे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी ज़बरदस्त कंट्रोल था। बट आफ्टर द रिफॉर्म्स लाइसेंस राज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी कम हो गई थी। करेंसी डी वैल्यू करके एक्सपोर्ट को बूस्ट किया गया, और कंपनीज को प्राइस डिसाइड करने की आज़ादी मिली। ऐसा समझो कि पहले इकोनॉमी एक बंद कमरा थी, और लिबरलाइजेशन ने उसका ताला तोड़ दिया था। अब जब मार्केट को ओपन कर दिया गया, तो अगला फोकस था सरकार का बोझ हल्का करना। तो हुआ प्राइवेटाइजेशन। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच आर पीएसयूज लॉस में जा रहे थे। उनका हिस्सा बेच दिया गया प्राइवेट कंपनीज को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं, जिससे उनका बोझ हल्का हो जाए और चीज़ें और अच्छे से फंक्शनल हो जाए। एग्जाम्पल्स मारुति, वीएसएनएल और बाल्को। अब वीएसएनएल, विच स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड, was a major Indian telecommunications company formerly owned by the government but later acquired by the Tata Group. और बाल्को, बाल्को मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, is an Indian company involved in the mining, smelting, fabrication and a sale of aluminum products. The Indian government disinvested 15% of its stake to Sterling Industries, जिसे अभी कहा जाता है वेदांता लिमिटेड। सो इतनी सारी इंग्लिश झाड़ने के बाद बताना यही था कि मारुति, वीएसएनएल और बाल्को जैसे कंपनीज पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर दिया। सो इसका फ़ायदा क्या? प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा था, कंपटीशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, यानी कम सरकारी कंट्रोल और ज़्यादा मार्केट ड्रिवन ग्रोथ। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप था ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया से जुड़ना। ये फेज़ में भारत की कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई थी, विच इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, ट्रेड बैरियर्स हटाए गए थे। थर्ड, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का एक्सचेंज ओपन हुआ। और रिजल्ट्स आज आपको हर मॉल, हर स्ट्रीट और फ़ोन पर अमेजॉन, सैमसंग, मैकडोनल्ड्स और नेटफ्लिक्स मिल रहा है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या था? जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों थे। सो विल सी द अचीवमेंट्स फर्स्ट। पहला, जीडीपी ग्रोथ इज अबाउट 6 to 7% बढ़ गई थी। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर्स का बूम देखा गया। मिडिल क्लास का एक्सपांशन हुआ, और एक्सपोर्ट और सर्विसेज सेक्टर का बूस्ट देखने को मिला। और जैसे अचीवमेंट्स थी, वैसे कंसर्न्स भी रहे। फर्स्ट, रूरल एरियाज ने उतना बेनिफिट नहीं उठाया जितना ग्लोबलाइजेशन में होना चाहिए था। सेकंड, फार्मर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स को सपोर्ट कम मिला। थर्ड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जॉबलेस ग्रोथ भी एक चैलेंज बन गए थे। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लेकिन सबके लिए इक्वल नहीं थी। सो
सीइंग द कंक्लूजन, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। आज भी हमारी इकोनॉमी इतने रिफॉर्म्स की फाउंडेशन पर चल रही है, बस चैलेंजेस नए हैं। अगर आज के वीडियो से कुछ भी नया, सिंपल और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप सच में ग्रो करना चाहते हो। दिस इज़ वेदांत साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और कुछ नया सीखना मत छोड़िए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।